अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद और बेबाक तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मरीम नवाज ने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर इल्ज़ामात लगाए हैं, नाम ले लेकर तौहीन की है और कहा है कि 5 का टोला मौजूदा हालात का जिम्मेदार है। देखो, पहली बात तो यह है कि ये इनकी रिवायत है, वो जस्टिस क़य्यूम से लेके सुप्रीम कोर्ट पे हमले तक, तो ये तो इनके DNA में शामिल है। अच्छा, रह गया 5 का टोला, तो वाकई 5 का टोला मौजूदा हालात का ज़िम्मेदार है। बाप है, बेटी है, भाई है, भतीजा है, समधी है, ये 5 का टोला है। बाकी घरेलू एक्स्ट्रास जो हैं लाहौर से, वो गिने नहीं जाते। अच्छा, और इस 5 के टोले ने किया क्या है? आटा खा गया, ब्रॉयलर मुर्गी खा गया, दालें खा गया, सब्जियां खा गया, बच्चों का दूध पी गया, रोज़गार तालीम खा गया, मुफ्त इलाज वाला कार्ड खा गया। इसने छोड़ा क्या है? अच्छा, दूसरी बात जो इनको समझ लेनी चाहिए कि इदारे टोले नहीं होते, इदारे टोले नहीं होते, ये काबिल पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये बहुत नीचे से उठ के एक प्रोसेस से गुजर के यहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे जो चौक है वो सदियों की मार खा के वो मार्बल बनता है, जैसे कोयला सदियों की मार खा के हीरा बनता है। सो इदारे टोले नहीं होते। इन्होंने तो एक प्रोसेस से गुजर के टॉप पे पहुंच के चंद साल के बाद जान छोड़ देनी होती है, रिटायर हो जाना होता है। टोले वो होते हैं जो नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी के ख्वाब देखते हैं और अगले 50 सालों की प्लानिंग करते हैं, जो जूतों जुराबों समेत अवाम के सर पे सवार रहना चाहते हैं, जो सरेआम भूखे नंगों को कहते हैं भाइयों, बहनों, चाचियों, मामियों। उनके जिस्म पे कपड़े पूरे नहीं होते, उनके चेहरे पे भूख लिखी होती है, उनके पाँव में जूता नहीं होता। ये होते हैं टोले। टोले की एक और डेफिनेशन है, टोले वो होते हैं जिनकी औलादें, जायदादें, रिहाइशें, बैंक अकाउंट्स, पनामे, अकामे, सर्जरियां सब बाहर होती हैं। यहाँ हॉस्पिटल बनते हैं तो वो भी खाल उतारने के लिए, अपने इलाज के लिए नहीं। पाकिस्तान सिर्फ हुकूमतों के लिए होता है। ये होते हैं टोले। टोला वो होता है जो डंडों चपेड़ों से सुप्रीम कोर्ट के जजों को पनाह लेने पे मजबूर करते हैं। टोला वो होता है जो जस्टिस क़य्यूम मरहूम से भाईजान की ख्वाहिशें, ठीक है, जो झूठ पे झूठ बोलता है। लंदन तो क्या कि पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं। और टोले की आखिरी डेफिनेशन सुनो, गौर से सुनो, हमारी याददाश्तों को कोड़ लग गया है। ये वो नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने इस मुल्क में कैंपेन चलाई थी कि गैर इस्लामी है किसी खातून का, औरत का वजीर आजम होना। जी। भूल गया तो मैं याद दिला रहा हूं, कोई शर्म कोई हया। तब मैंने बहुत सख्त जवाब लिखा था और ये है वो किताब, इस्लाम और औरत। इसका पूरा नाम है मुल्लायत, मुलूकियत, आमरियत, इस्लाम और औरत। ये हैं वो लोग। टोला ये होता है। बाकायदा बयानिया था नवाज शरीफ का, बाकायदा कैंपेन। कुछ बिकाऊ भी साथ थे जो हमारे यहां बहुत आसानी से दस्तयाब होते हैं और हर पेशे में होते हैं। कैंपेन क्या थी? बेनजीर भुट्टो के खिलाफ। सो ये तो हवस से इक्तदार में किसी भी हद तक जा सकते हैं। वोट को इज्जत दो, इलेक्शन से दौड़ लगाओ। ये है समरी की। आगे चलो। हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जानेदार जजेस के सामने लीगी केसेस ना लगाए जाएं और उन्होंने ये भी कहा है कि ये बात पार्टी हेड की हैसियत से की है, ना कि वज़ीर आज़म की। मैंने ये जो बात की है जानेदार जजेस के बारे में जी। तो बतौर वज़ीर आज़म ने की। सुभान अल्लाह भाई, ये मुल्क का सर्कस है, हुकूमत है, सर्कस है। आपने एक टोपी पहनी तो कुछ बन गए, दूसरी पहन ली कुछ बन गए।
सुभान अल्लाह, इतना ही शौक है तो बतौर वजीर आजम आप इस्तीफा दो, पर जो मर्जी बोलो। आप अपनी भतीजी की जुबान बोल रहे हैं या वो आपकी जुबान बोल रही है? इज दैट द वे? तो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पगड़ियां उछालो इस मुल्क में, आपकी भी उछल रही हैं। तो अच्छा, मैं हैरान हूं। तो लपेटो इस मुल्क को। अगर जज एट दैट लेवल, लो कोर्ट्स की वजह से बहुत ज्यादा बदनामी हुई है, और मुहावरा बना हुआ है हमारे, बात पार्टली ठीक भी है कि जी वकील की करना है, जज ही कर रहा हो, लेकिन एट दैट लेवल भी जज अगर जानिबदार हो सकता है तो फिर निचली सतह पे होता होगा। तो आप क्या पैगाम दे रहे हो लोगों को? आप पाकिस्तान के अवाम को क्या कह रहे हो? और बातें करते हैं अगर इस्लाम की, तो फिर हम सबको ही मिन हैसुल कौम डूब मरना चाहिए। ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, ना बजेगी बांसुरी। हजरत उमर का वाकया सुना है, दोहराते हुए भी दिल दहलता है, जो सगे बेटे के साथ उन्होंने किया था। तो इस्लाम तो इंसाफ के अलावा है ही कुछ नहीं। अल्लाह एक है, ये भी इंसाफ का तकाजा है। हुजूर आखिरी पैगंबर हैं, ये भी इंसाफ का तकाजा है। तो इदारे तो उन्होंने फुटबॉल बनाए हुए हैं, बाकी इदारे जाने और ये जाने। अवाम तो तमाशा देख रहे हैं, अपने नसीबों को कोस रहे हैं। यही उनका मुकद्दर है। कानून से मावरा कोई नहीं होगा, आइन पता नहीं क्या ढकोसले। हमने तो जब से होश संभाला है यही कुछ ही होते देखा है। कोई डिसिप्लिन, कोई तमीज, कोई वफादारी, कोई रख रखाव, कोई भरम, कोई शर्म कहीं भी दिखाई नहीं देता। और ये लोग हैं जिन्हें कायदीन, रहनुमा, लीडर्स, मुझे तो साफी कहलाते हुए भी शर्म आती है। कैसे लोगों के लिए कैसी कैसी खूबसूरत इस्तेलाहें इस्तेमाल करते हो। चलो ठीक है। इमरान खान ने इस हवाले से स्टेटमेंट दी है कि अदलिया पर हमलों का मकसद नून लीग का इलेक्शन से फरार है। यार इससे तो बच्चा बच्चा वाकिफ हो गया। अब ये कौन सी को इमरान ने नई बात की है, सबको पता है। इलेक्शन का नाम सुन के ये ऐसे बिदकते हैं जैसे घोड़ा, अगर घोड़ा तो नहीं कहना चाहिए मुझे, घोड़ा तो बड़ा खूबसूरत जानवर है, लेकिन बहरहाल घोड़ा जैसे सांप को देख के बिदकता है ना। कमाल लोग हैं, कमाल लोग हैं। वोट को इज्जत देनी है, इलेक्शन से मफरूर होना है, इलेक्शन से भागना है, उससे जान छुड़ानी है, उसको टालना है। इलेक्शन तो उनकी छेड़ है। सही। तो इसलिए वो इमरान ने कौन सी नई बात की है, हर बंदा जानता है। आगे बढ़ते हैं साहब। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि आइन में सुराख तलाश करने की बजाय पासदारी की जाए। बात तो ठीक है, लेकिन आइन तो पता नहीं छेदो छेद है। ये तो सुराखों का आदी हो चुका है। सुराख ढूंढना तो बात की बात है, ये तो सुराख करना, इसमें तो हाय 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 इब्ने इंशा याद आते हैं। इस झोली में 100 छेद हुए, इस झोली का फैलाना क्या। ये झोली है अवाम की, आइन अवाम की झोली है, इस झोली का फैलाना क्या। इस झोली में 100 छेद हुए। अच्छा, ये एक ऐसा आइन है पाकिस्तानी आइन, बस सुभान अल्लाह। अच्छा, ये बना हुआ भी एक खास तरह की के तबकात का है। वहाँ आवाम की नुमाइंदगी तो ना होने के बराबर थी। कौन कौन था वहाँ, जरा नाम तो लो। या इन किन लोगों ने बनाया है? अच्छा, ये कभी बेरोजगार हो जाता है, कभी इसकी को माड़ी मोटी नौकरी लग जाती है। अच्छा, ताज़ा तरीन खिलवाड़, ताज़ा तरीन लोग कर रहे हैं। वही सीधा साधा काम है, इलेक्शन कराओ, सब्र कर लो। को मौत पड़ती है, अल्लाह से जिंदगी दे तुम सबको 5 साल बाद। और एक बात मैं बार बार कह रहा हूं, ये इमरान से जब जान छुड़ाई गई तब भी मैं कहता था कि वो इसको पूरा वक्त दो, 4 साल गुजार लिए, बाकी 3.25 साल बाकी रह गया। इमरान से जान छुड़ाने के का सिर्फ एक तरीका है, फेयर प्ले। इक्तदार में आने दो, उसे डिस्टर्ब ना करो। अगर मुल्क टेक ऑफ कर गया तब भी लॉटरी निकल आई, अगर इमरान फ्लॉप हो गया तब भी आपकी लॉटरी निकल आई। फिर आपका दोबारा आपकी नौकरियां लग जाएंगी, दिहाड़े आपके फिर से शुरू हो जाएंगे। तो सब्र कर लो, वो भी नहीं है। अच्छा,
मैं ये भी नहीं कहता कि चलो ये बदनीयत हैं। एक एक चीज़ है हमारे सामने, आप उसको एक और तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो, मैं उसको एक और तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूँ। ये भी मैं वो बात नहीं कर रहा इकबाल वाली जो मैंने पिछली बार की थी, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं ये वो, ना नहीं। मैं समझता हूँ इनका भी जेन्युइनली एक अपना, अच्छा उसका इलाज क्या है? झगड़ा हो गया जी मैं मेरे और मेरे दोस्त के दरमियान, मैं एक चीज़ को इस तरह इंटरप्रेट कर रहा हूँ, वो इस तरह इंटरप्रेट कर रहा है, तो हम किसी एल्डर के पास जाएंगे, किसी सियाने के पास जाएंगे। सुप्रीम कमांडर है सदर, वो उसका अच्छा कहते क्या हैं चवल कि उसकी औकात कोई नहीं, उसका फलां कोई नहीं, वो तो अपनी नाक नहीं साफ कर सकता। ये छिछोरे इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो तुम्हारे घर का बुजुर्ग भी कुछ नहीं कर सकता। 85 साल का बाबा पड़ा हो ना घर में, बेशर्मी बेहयाई, इनको तमीज भी नहीं है। 85 साल का 90 साल का दादा पड़ा हो घर में, वह कुछ कर सकता है? वो उसको तो बाथरूम भी गोद में उठा के लेके जाना पड़ता है, लेकिन घर में वो सबसे मोहतरम होता है अगर घर वाले बेशर्म बेहया और बेगैरत ना हो। तो ये क्या है? सदर चेहरा है तुम्हारा, उसके पास चले जाओ। अच्छा वहां नहीं जाना, उसकी शक्ल पसंद नहीं है, वो डेंटिस्ट है, तुम्हारी दाढ़ी ना निकाल ले, चलो। वो तो भाई फिर अदलिया कहे के लिए रखी हुई है। मेरा सादा, ये बहुत सारे छिछोरे ये बात कर चुके हैं कि सदर तो खारिश नहीं कर सकता सदर के। वो तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग है 80-85 साल का, कोई बाबा है तुम्हारे घर में? वो तो हिल नहीं सकता, उससे तो दवा पिलाने के लिए भी उठाना पड़ता है। और क्या तुम उसकी इज्जत नहीं करते? जिस तरह की तुम्हारी तरबियत दिखाई देती है तुम शायद करते भी ना हो। तो अगर उसके पास इख्तियार नहीं है, ही हैपन्स टू बी योर फेस, चलो उसकी भी ना मानो, उसकी बेइज्जती ना करो। मैं कोई एडमायरर नहीं हूं अलवी का, ये मैं बता दूं आपको, अलवी साहब ये वो वगैरह, मैं कतन नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। ध्यान में रहे, मैंने थोड़ा रूड एक्सप्रेशन इसलिए रखा है कि कोई शक ना रह जाए किसी को, कोई भी हो। नहीं तो अदलिया है भाई, फिर अवाम के पल्ले क्या रह गया? ना सदर है, ना फलाना है, ना अदलिया है। तो फिर ये मुल्क किसी को, देखो ना यूएई वाले मांग रहे हैं कि फलां फलां इदारे हमें दे दो ठेके पे, मुल्क दे दो ठेके पे, वो अच्छा सा मुल्क ढूंढो, को डिसेंट सा। जसिंडा ऑर्डन फारग हो गई है, हंसती खेलती खूबसूरत, जवान उम्री में फारग हो गई है। उसके हाथ पांव पकड़ो, उसने कहा बीबी ये मुल्क है, हाल पैड़ा है, तो इसे ठेके पे ले लो, वो संवार देगी तुम्हारा कुछ। खुदा का खौफ करो। फप्तियां कस रहे हो किस पे? सदर पे। वो कौन है? तुम्हारा सुप्रीम कमांडर। तुम ना एस्टैब्लिशमेंट को माफ करते हो। ये सभी ऐसे हैं, ये काने नमक है, पाकिस्तान की रजील सियासत काने नमक है। इसमें जो भी जाएगा ये गटर है, इसमें जो भी गिरेगा वो गलीज होगा। तो रहम करो। इलेक्शन सब पता है, कॉमन सेंस, लोग जानते हैं। इस मुल्क पे रहम करो, इसकी बेड़ियों में मजीद वट्टे ना डालो। तुम्हारी लॉटरी है ना, वो कल फिर निकल आएगी, कुछ नहीं होता। ये जो 22-24 करोड़ भेड़े हैं, इनका गोश्त तुम्हें मुयस्सर रहेगा। इसको स्मूथ सेलिंग बस करो, तमाशा लगा हुआ जी। इसमें तो कोई शक नहीं हसन साहब कि अदलिया ही इस वक्त मुल्क की आखिरी ऑप्शन है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन तारीख के मामले पर खुद नोटिस लेकर 9 रुकनी बेंच बना दिया है। कहा है कि 90 रोज में इलेक्शन कराएं, आईनी खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। सुभान अल्लाह, आवाम को चाहिए अपनी अदलिया के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाए। उसकी वजह है अदालत मजबूत तो अवाम मजबूत, अदालत बावकार तो अवाम बावकार। ये हमें नसीब नहीं हुआ पूरी तरह।
इस मुल्क का अलमिया ये है। और मैं कई बार हवाला दे चुका हूँ, मुझे वो मैगज़ीन भूलता नहीं कि पाकिस्तान का क्या है ये अदलिया, क्या कि पता नहीं क्या, प्रोटेक्ट्स द रिच एंड पनिशेस द पुअर। ये बेसिकली अच्छा, फिर ये कि हाजिर जजों को कॉम्प्रोमाइज्ड और करप्ट, सुभान अल्लाह, तुम कॉम्प्रोमाइज, हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड और करप्ट केसेस अभी तक मौजूद, नाअहली अभी खत्म नहीं हुई। ज़ियाउल हक की पैदावार हो, खुदा का खौफ करो। तुमने तो अपने घर के बाहर जो एक छोटी सी मस्जिद बनाई थी जस्ट टू प्लीज एंड पैम्पर ज़ियाउल हक, उस डिक्टेटर से तो तुमने मस्जिद का वो रखवाया था, वो जो भी होता है, पत्थर लगवाया था, अब भी लगा हुआ है। तो इससे बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्या होना है, कोई पूछे इनसे? इससे बड़ी करप्शन क्या होनी है, कोई पूछे इनसे? आज तक घर का वो इंग्लैंड की जायदाद का जवाब ही कोई नहीं है। अच्छा, बात कर रहे हैं जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब भी, जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में बात, क्या कॉम्प्रोमाइज्ड और करप्ट। आप अपना आगाज तो देखो, वोट को इज्जत दी थी ज़ियाउल हक ने, उसकी पैदावार हो, कमाल है। इस मुल्क के बदतरीन, सफाक तरीन, एहसान फरामोश तरीन डिक्टेटर के तस्मे भी, सुभान अल्लाह, आज कौम को भाषण दे रहे हैं, वोट को इज्जत दे रहे हैं, इलेक्शन से दौड़ लगा रहे हैं। ठीक जी है, अगली खबर पे चलते हैं हसन साहब। न्यूयॉर्क की अदालत ने अमरीकी हुकूमत को अफगानिस्तान के मुंजमद फंड्स में से 9/11 के मुतासरीन को देना गैर कानूनी करार दे दिया है। फैसले में लिखा है कि मुंजमद फंड्स तालिबान को दिए जाएं। सुभान अल्लाह, सलाम हो उनकी अदलिया को, उनकी अदलिया का वक़ार उन्होंने खुद बनाते हैं, हम लोग अवाम बनाते हैं, हुकूमतें बनाती हैं उनको बाइज्जत बावकार। और मैं दोबारा जो आप कह रहे हो बताऊं कि अमरीकी हुकूमत ने कहा था कि अफगानिस्तान का जो अरबों रुपया उनके पास पड़ा है वो 9/11 के मुतासरीन को दे दें। अदलिया ने कहा नो, तालिबान को दो। इसे कहते हैं इंसाफ, इसे कहते हैं कानून। अपनी हुकूमत के फैसले को नल एंड वॉइड करार दे दिया, इसीलिए वो सुपर पावर है, याद रखना। निज़ाम इंसाफ। तो ये हम अपनी अदलिया के साथ, चलो पता नहीं, खुदा की कसम, पाकिस्तान जब बना था तो इसकी बुनियादों में किसने कौन से तावीज़ दबाए थे, जान पे खेल गए। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखना, वो आदमी अपने इलाज के लिए बाहर नहीं गया कि बात निकल जाएगी। ये पाकिस्तान को अल्तबा में डाल देंगे, लिंगर ऑन करेंगे ताकि मैं मर जाऊं और टंटा ख़त्म हो। उसने जान कुर्बान की और बेशुमार, वो कभी उनका सोच लो जिनकी बहू, बेटियां, माएँ, बहनें पीछे रह गईं और जिनके जवान रिश्तेदार, बाप, भाई, बेटे कत्ल हुए, कि इनको रहम नहीं आता। उसकी वजह है ये तबका ही और तरह का है, ये क्लास ही और है, इनमें ग्रेस नाम की कोई चीज नहीं। किसी बंदे ने खुश दिली से पाकिस्तान की तारीख में, मुझे नहीं याद कोई बात छोड़ी हो। अभी हमारे जो नैब के थे उनको देख के खुशी हुई, रश्क आया कि चलो यार, को नज़र बट्टू हम में भी है। ऐसे लोगों की वजह से शायद हम नज़र बद से किसी स्टेज पे बच जाए। छोड़ो जी। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि IMF से मुआहदे के तहत महंगाई मजीद बढ़ेगी। दूसरी जानिब कफ़ायत शारी मुहिम में वज़रा ने तनख्वाह और मुराद ना लेने का ऐलान किया है। देखो मरियम, ये एक दो तेरी सी ये जो बात आपने बयान फरमाई है, महंगाई का वज़ीर आज़म ने क्या कहना है। इस मुल्क का मासूम 4-6 साल का बच्चा भी जानता है कि मेरी जो घटिया सी एक टॉफ़ी थी 6 महीने पहले, साल पहले कितने की थी, आज कितने की है, तो बच्चा जानता है। अच्छा,
मज़ीद कोड़े लगेंगे, मज़ीद दर्द होगा, पता लग जाएगा। तो आपको बताने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी बात यह है, एक नहूसत मैंने कहा था ना कि ये जो इत्तेहाद शताहाद नहीं है, ये इन्होंने दो चीज़ें महंगाई को जन्म दिया, दो चुड़ैलों को। एक महंगाई थी, एक नहूसत थी। तो नहूसत तारी है, सबको पता है। अच्छा, रह गया IMF। तो एक बात याद रखना, उनको इल्म नहीं है कि हम लोग कौन हैं, हमारा निज़ाम कैसा है। अमीरों पे टैक्स हो, बात सुनो, अरबों खरबों की बिजली सिर्फ लाहौर शहर में चोरी होती है, और ये सारे के सारे नून लीग के फाइनेंसर्स हैं। को खुदा का खौफ करो, पता ना लगे। कहां लिखा है? ये उन लोगों के बेनिफिशरीज हैं, उनसे जग्गे और भत्ते लेते हैं। को अंदाजा है? बातें करते हैं बाजों का मुंह उठा के ये फौज का बजट, ओए अपनी कभी ये चोरी तो देखो, लाइन लॉसेस, बिजली की चोरी, कभी ये तो एक वर्कआउट तो करो, इसका खर्च कितना है और ये क्यों है। तो खुदा का खौफ करो, 13 डाका डालते हैं। उधर बिजली खाई, इधर प्रोडक्शन कम शो की, उधर टैक्स खाया। तो ये जो IMF वाले हैं ना, वो जानते नहीं हैं कि हमारी एलीट कितनी, मतलब कितनी डैश है। और ये वो एलीट है, पाकिस्तान की एलीट, जिसने पाकिस्तान का, अगर इफ इट इज लाइक अ ह्यूमन बॉडी, इसके हर मुसाम में पतले पतले बारीक बारीक स्टेनलेस स्टील के स्ट्रॉज डाल के उसका खून पीने वाली एलीट है। ये क्या गए कि जी अच्छा सैलरीड क्लास है, जिनका पता है उनको ठुकेगा, उनसे इंतकाम लेंगे, पहले भी लेते आ रहे हैं, अब भी लेंगे। अब आओ इनकी कफायत शारी की तरफ। वो मैं सदके जाऊंगा, 10 महीने तो मैं पाल सकना है। तनख्वाहें मराहत इनकी क्या होती हैं? कुछ भी नहीं, रेजगारी भी नहीं है। वो असल तो पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ये इन तनख्वाहों के लिए आते हैं। वो ये तो उनका एक दिन का खर्च नहीं होता। अब ये बात आप मासूम बच्चे हो, आपको समझ में नहीं आएगी कि एक दिन का है। हाँ जी, एक दिन का नहीं होता। ये तनख्वाहें इनकी जो है ना, वो पीनट्स, गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी है। लोगों को एक और तरीके से बेवकूफ़ बनाया। तनख्वाहें नहीं लेंगे, तनख्वाहें तुम्हारी क्या हैं? वो जो आने जाने के वो किराए शर क्या है, वो 85 बंदा भर्ती किया हुआ है। भर्ती देखो, बात सुनो, खरबपति भी हो ना डॉलरों में, वो भी एक मुलाजिम जब रखता है ना, तो वो तवक्को करता है, तवक्को नहीं करता, क्लियर माली रखा है, ये काम करेगा, इतना बड़ा लॉन है, इतने माली चाहिए। यहाँ तो इस मुल्क में तो खाता ही कोई नहीं। और ये ब्यूरोक्रेसी में भी है, ऐसा ओवरलैपिंग हो रही है। बंदे पड़े हैं, तनख्वाहें फाड़ रहे हैं, हरा। अच्छा, तनख्वाहें नहीं इस मुल्क में इशू, ये याद रखना। यहाँ 18वें 16वें 17वें 14वें 15 SHO की क्या तनख्वाह है, मुझे बताओ। दयानतदारी से सोचो। और यहां तो पटवारियों तहसीलदारों की बीवियां और उनके घर नहीं गिने जाते, वो तनख्वाह है। कल कहो वो छोड़ देंगे, तनख्वाह तो उनके एक आध पालतू कुत्ते की खुराक नहीं है। कैसे होता है ये मुल्क, कैसे चल रहा है? 18वें ग्रेड का, 20वें का, 22वें का, इनके तो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। कैसे गुजर बसर होता है, मुझे बताओ। सादा बात है, कोई इसमें कोई फिक्र नहीं है, कोई फलसफा नहीं है, कोई दानिश नहीं है, कोई साइंस नहीं है। सादा बात, 18वां 17वां 20वां 22वां ग्रेड, टेक होम बता दो मुझे। GOR का जो घर होता है इनका बड़ा, चलो वो ठीक है, वो एक और बदमाशी है, उसकी दास्तान को छोड़ो। रेवोल्यूशनरी स्टेप्स तो लेने किसी ने नहीं, उसको छोड़ो। मुझे सिर्फ ये बताओ कि उसने वो GOR का घर को, अल्लाह माफ़ करे, को बरी में लेके जाना होता है? नहीं, बिगाड़ते खुद हैं। कोई बंदा जो 22वें ग्रेड में से रिटायर होता है, वो बादशाहों जैसी ज़िंदगी गुजार के होता है।
तो उसको पता नहीं होता कि मेरे साथ होना क्या है 60 साल के बाद, फिर मैं कैसे रहूंगा। इसलिए वो हराम खाता है, जरूरी है, गन पॉइंट पे उसको जरूरी है कि खाए। ओ भाई 17वें से शुरू हुए 22वें पे आप फारिग हो गए, 60 साल की उम्र है, तो कैसे रहना है बाद में, बच्चे कैसे पढ़ाने हैं, मुझे को बता दे आज तक। और ये अवामी नुमाइंदे, ये सारे के सारे ईदी हैं। मुझे एक बात बताओ कि सारी असेंबली, सेनेट, नेशनल असेंबली, इतने ईदी मुल्क को कहां ले गए? एक ईदी पूरी दुनिया में मिसाल बन गया। अगर ये मेरी और आपकी खिदमत के लिए आते हैं और ये मामूली सी तनख्वाहें यार, और ना छोड़ो तनख्वाहें, जहां मैं कहता हूं वहां हाथ रख के कसम खा दो के आराम नहीं खाओगे, 2-4 तो मैं पाल लूंगा। इसलिए छोड़ो ये सारी टोटल एक से एक बढ़ के ज़बानी जमा खर्च, वारदात, हेरा फेरी, बेवकूफ़ बनाने के प्रोग्राम्स, ये नौटंकी चल रही है इस मुल्क में। बाकी छोड़ो, ये नहीं लेंगे तो वो नहीं लेंगे, चलो अच्छी ढंग की बात करो। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, मरियम नवाज से अंदर की बात बताई है कि पीटीआई के लोग नून लीग में शामिल होने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे इस पे? यार ये तो कमेंट के काबिल भी नहीं है, इट डजंट मैटर इवन अ कमेंट। इसका क्या है भाई? अगर इसमें 1% सच्चाई भी होती, 1%, इनके अपने भागना ना चाह रहे होते, 1% सच्चाई होती, अच्छा न्यूट्रली केस होता, 1% भी ना होती, तो ये भगौड़ों की तरह इलेक्शन से भाग रहे होते हैं, दुलत्तियां झाड़ रहे हैं, आग उगल रहे हैं, क्यों? इलेक्शन से जान छुड़ाने के लिए। मैं वो एक इंडियन फिल्म थी, उसमें वो कहता है, वो कोई उसका किरदार होते हैं दो, एक खातून होती है, तो वो कोई बोंगी मारती है खातून, तो वो जो दूसरा उसका भाई है या पता नहीं क्या है, वो कहता लता तुझे कुछ नहीं पता। वो लता नाम है इंडियन फिल्म में उस कैरेक्टर का, तो वो कहता लता तुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, मैं कब से कह रहा हूं तेरा लुटिया शहर लाहौर निस्सिए बेखबरे, या तो वाकई बेखबर हैं, इसमें बेखबरे पे जोर है, या वाकई बेखबर हैं, फिर या बेवकूफ बहुत है, या लोग आपको बना रहे हैं। देखो, नून लीग के बहुत से लोग पीटीआई के ओहदेदारों को करोड़ों रुपया रिश्वत दे के टिकट लेने और नकब लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल दे रहा हूं, सरदार कामिल उमर, एक पूरी फैमिली, इन्फ्लुएंशियल फैमिली, अच्छे लोग हैं, ठीक है, कोई जमात इन्होंने छोड़ी नहीं। 90, 97, 2007, 17, 22 ये इलेक्शन लड़ चुके हैं, कोई पार्टी नहीं छोड़ी। और अब पीटीआई के एक मियां बीवी, अगली बार नाम भी ले दूंगा, उनके थ्रू उनको ब्राइब करके ये पीटीआई में एंटर होना चाह रहे हैं। एक मिसाल, अगली बार दूसरी, उससे बाद तीसरी। पागल है पीटीआई का, पीटीआई को छोड़ना चाहेगा? और मुझे तो कोई पता नहीं, अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाए इस मुल्क की पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। मसलन जिनकी अंतड़ियां निकालनी थी उनके सामने ताबेदार बन के बैठे होते हैं शहबाज शरीफ साहब, ये हो चुका है ना। अच्छा, परवेज इलाही साहब पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं, ये हो चुका है ना। तो कोई पता नहीं, ये मुल्क है, हम जिंदा कौम हैं या शर्मिंदा कौम है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रियलिटी है। कल अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाए तो कोई पता नहीं, मरियम खुद ज्वाइन कर ले पीटीआई। वैसे हसन साहब, मरियम नवाज ने एक सवाल ये भी पूछा है, क्या बुज़दिल इंसान लीडर हो सकता है? बुज़दिल ज़मान पार्क में छुप कर बैठा है। हरगिज़ नहीं हो सकता। बुज़दिल आदमी कुछ भी हो सकता है, लीडर नहीं हो सकता। अच्छा, और ज़मान पार्क में जो छुप के बैठा है वो तो स्ट्रेटजी है, अगर वो अंदर चला जाए तो तहरीक कौन चलाएगा? अच्छा, और जो शेरे गवाल मंडियो जाती उमरा है वो तो पूरे पाकिस्तान में दहाड़ता फिर रहा है, कभी जद्दे दहाड़ता है, कभी लंदन दहाड़ता है। ओ खुदा का खौफ करो, क्या स्टैंप पेपर के 50-100 रुपए का,
चीट करके भागा हुआ है एक आदमी। शेरे गवाल मंडी हो, गिरदनवा व जाती उमरा, वो लीडर है। अच्छा, जो शेरों की तरह डटा हुआ है पूरी ताकत के साथ, 13 के 13 को या 14 ये जितने भी हैं ये सबको उसने फड़का के रखा हुआ है, उसके आगे लग के भाग रहे हैं, आईन तक को पामाल करने पे तैयार हैं। वो बुज़दिल है, वो क्या कहते हैं, शेरे एवन फील्ड और शेरे पता नहीं क्या सरूर पैलेस, वो लीडर है। उसको खुदा का खौफ करो यार, अल्लाह की कसम झूठ झूठ बंदा बोल लेता है, कोई बात नहीं, जायके की तब्दीली, मौसम की तब्दीली के लिए बंदा झूठ झूठ बोल लेता है ज़िंदगी में, लेकिन इतना नंगा झूठ, आई डोंट नो या पता नहीं इनका इनके दिमाग कैसे काम करते हैं, इनकी ज़बानें कैसे काम करती हैं, मेरी समझ से बाहर है। ये तबका ही कुछ और किस्म का है। ठीक है, बहरहाल यही नसीब है हमारे, लेकिन कब तक, लेकिन कब तक। हाँ जी, ठीक है हसन साहब। और अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, पीटीआई की जेल भरो तहरीक का नारा है, जेल भरो आज़ादी लो, जेल भी आज़ादी भी, ये कैसे मुमकिन है और क्या ये तहरीक कामयाब होगी? हाय ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, नेल्सन मंडेला एक सिंबल, एक इस्तारा हमारी जदीद तारीख का, जेल भरी आज़ादी ली। और ये जो कहते हैं ना भाई अगेन चपटकन आती है कि जी वो इमरान का जी फलाना तो टमकाना, ये इनकी कोशिश है, ये जो PDME हैं, कि सियासत सुकूत मर्ग इस पे तारी हो जाए, मौत की खामोशी। इमरान ने इसे जिंदा रखा हुआ है। जेल भरो तहरीक का मतलब ये नहीं कि कुछ से खजाना भर जाएगा, महंगाई कम हो जाए, कुछ नहीं, वो इस मुल्क में जमहूरियत और सियासत को जिंदा रखे हुए है। और दिस इज वन ऑफ द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। जेल भरो तहरीक का कोई मतलब ये थोड़ी है कि जेलें भरी, जो जेलें भर गई फिर क्या होगा। पाकिस्तान की माशाल्लाह गरीब गुरबा से भरी हुई है, कुछ सियासी कारकुन भी चले गए, तो क्या आसमान टूटेगा? नहीं भाई, ये सिंबॉलिक बात है, ये मुख्तलिफ मैदान जंग है इस वक्त, ये मुल्क मैदान जंग है, मुख्तलिफ हथियार आजमाए जा रहे हैं। देखो, अगर मैं और आप दुश्मन है और आप मेरे बहुत करीब हो तो तीर कमान बेकार है, अगर आप मुझसे बहुत दूर हो तलवार बेकार है। सो पैंतरे बदले जा रहे हैं, मुख्तलिफ हथियार आजमाए जा रहे हैं, उनमें से एक हथियार का नाम है जेल भरो तहरीक। खत्म, लोगों को जिंदा रखा हुआ है। इमरान का सबसे बड़ा कारण, मुझे नहीं पता इक़्तिदार में कैसे और कितना डिलीवर करेगा, लेकिन एक बात उसने साबित कर दी है कि पाकिस्तान की तारीख में उससे बड़ा ऑपोजिशन लीडर नहीं पैदा हुआ। जिन्ना साहब के बाद उस वक्त कंडीशंस बिल्कुल मुख्तलिफ थी, यह याद रखना। कमाल है, इतनी देर से 13-14 ये चिमड़े हुए हैं कौम के साथ, मुल्क के साथ, खुदाने के साथ, और वो जिंदा रखे हुए है। उसमें फिर मुख्तलिफ हरबे, मुख्तलिफ हथियार। जब आमने सामने की जंग हो तो तलवार है, जब फासला हो तो तीर कमान है, उससे भी बड़ा हो तो मंजनीक है। तो इट इज वन ऑफ द टूल्स, वन ऑफ द वेपन्स। ये जानबूझ के, या ये बेवकूफ़ बहुत हैं, लेकिन नहीं, ये बेवकूफ़ इतने हो नहीं सकते, इनको पता है कि वो कर क्या रहा है। लेकिन वो यमला नहीं, यमले जट हैं ये सारे, पता सारा है। ऊपर से अमी गोंगनों से मट्टी मुट्टी झाड़ते हैं, वारदात वगैरह करने की कोशिश करते हैं ताकि शायद अवाम को बेवकूफ़ बना सकें। बट आई डोंट थिंक, चूँकि अब अवाम पेट से सोच रहे हैं, उनकी अकलें जवाब दे गई। पीपल आर थिंकिंग थ्रू देयर स्टमक्स, और उनके मेदों में रोटी की बजाय आग भरती जा रही है। फैलने का इंतज़ार करो, अल्लाह ना करे। साद रिजवी साहब का बयान था चंद दिन पहले कि हम फिर वो करेंगे जिसके लिए हम जाने जाते हैं, याद रखना। अल्लाह ना करे ये सिलसिला, मैं बार बार, मेरा तकिया कलाम बन चुका है कि होश करो, ठंडी करके खाओ, वरना मुंह जलेगा नहीं, अंगारों से भर जाएगा। बहुत खूब।
ठीक है हसन साहब, इस तहरीक पर हम कल भी बात करेंगे। अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।